हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पीसीबी ट्यूटोरियल में। आज मैं आपके लिए क्लास 11th का बायोलॉजी स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस लेक्चर में मैं केवल और केवल बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन दूंगा, लेकिन बहुत ही शानदार इंट्रोडक्शन होगा। बहुत ही मजा आएगा आपको नया नया चीजों के बारे में जानकर। ओके, तो आज के इस पूरे लेक्चर को पूरा अंत तक देखना, और मैं वादा करता हूं कि जो भी मैं आज बताऊंगा आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे सबसे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको इस तरह का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ओके, देखो, जो 11th के बच्चे हैं सबसे पहले वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं कि अब हमको पढ़ना है। अब हम लोग 11th में आ गए हैं, अब हम लोग को कॉलेज जाना होगा। ओके, क्योंकि अभी तक तो स्कूल में आप जो है मुंह मार रहे थे, अब आपको कॉलेज जाना होगा। मतलब एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो मैं आपको और ज्यादा एक्साइटेड कर देता हूँ आज के इस क्लास को पढ़ा कर, क्योंकि आज का क्लास ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात मानो, पूरे अंत तक वीडियो को जरूर देखना। और हाँ, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए एक लाइक और कमेंट करके जरूर बताना कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं, क्योंकि मैं आपको सिखाने आता हूँ, टाइम बर्बाद करने नहीं आता। ओके, तो सबसे पहली बात कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं पूरे इस सेशन में, वो है आपका साइंस। ओके, अब साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आ जाता है, लेकिन आज का लेक्चर पूरा इंट्रोडक्शन है ना, तो मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ जानकारी जरूर दूंगा आपको, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज सबसे पहला क्लास है आपका, इसलिए पूरे वीडियो को जरूर और ध्यान से देखना। सबसे पहली बात कि आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं, साइंस पढ़ने वाले हैं। ओके, और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बायोलॉजी, आपका फेवरेट और मेरा भी फेवरेट। ओके, तो देखो, साइंस, तो सवाल है कि साइंस में तो तीन चीज है। सबसे पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के बारे में जानेंगे, फिजिक्स के बारे में जानेंगे और केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले क्या जानेंगे, साइंस के बारे में। क्योंकि बेटा से पहले बाप को जाना जाता है, तो साइंस क्या है, बाप है सबका, हम लोगों का बाप है ना। हाँ जी, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्या है, हम लोग का भाई है सब यार। उसको साथ साथ रखना है जिंदगी भर, अभी से जब तक मरोगे तब तक उसको आपको साथ रखना होगा। आपके जीवन में जितने भी घटनाएं हो रही है वो सब साइंस ही है, सब साइंस से रिलेटेड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही है, इसलिए उसको साथ जरूर रखना होगा आपको। ओके, तो देखो साइंस क्या है। साइंस एक्चुअली, साइंस एक लैटिन वर्ड साइंसिया से आया है। कौन सा? लैटिन वर्ड साइंसिया। ओके, ये साइंसिया का मतलब क्या होता है मेरे भाई? टू नो, किसी चीज के बारे में जानना। ओके, इस साइंसिया का मतलब होता है टू नो, मतलब किसी चीज के बारे में जानना। और साइंस मतलब तो आप जानते ही हो क्या होता है, किसी चीज के बारे में नॉलेज ग्रहण करना, नए नए चीजों के बारे में पढ़ना। भौतिकी चीजें क्या है, रासायनिक चीजें क्या है, जीव विज्ञानिक चीजें क्या है, मतलब हर एक चीजों के बारे में जानने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वर्ड, दैट इज साइंस, या इसका मतलब होता है इंग्लिश में साइंस। ओके, तो साइंस, ये तो समझ गए कि वर्ड कहां से आया, लेकिन सबसे पहली और सबसे जो मेन पॉइंट है वो क्या है साइंस में, वो आपको समझना है। ये सब लिखते जाना अगर आपको मन करता है तो। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो साइंस में है क्या, थोड़ा समझिएगा। साइंस, यहाँ पे साइंस अगर कोई भी व्यक्ति लेता है या फिर जो भी साइंटिस्ट होते हैं, वो दो काम करते हैं। ओके, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो समझो कि ऑलरेडी वो हो चुका है, ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट हो चुका है, तब जो है हम लोगों के सामने आता है एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तब हम लोग जो है वो आसान तरीका से पढ़ पाते हैं। तो सोचो कि जो वैज्ञानिक होगा कितना दिमाग लगाया होगा इन चीजों को सिंप्लीफाई करने में, इन चीजों को खोज करने में, एक्सपेरिमेंट करने में। ओके, तो हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए न्यूटन साहब का, आइंस्टीन साहब का, और भी बहुत बहुत बड़े बड़े महान जो हैं वो साइंटिस्ट हैं, उन लोगों का। लेकिन कुछ लोगों को लगता होगा क्या ये सब पढ़ाई लिखाई यार, बंद करो यार, खेलो कूदो। जरूरी है, खेलना कूदना भी जरूरी है, लेकिन ये भी एक जीवन का हिस्सा है, इसलिए आपको इसको भी थोड़ा सा लेकर चलना होगा यार, है ना। माइंड मत करना, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि ये भी एक जीवन का हिस्सा है, आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, अब देखो, ये साइंस में जो है वो दो काम होता है। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट। ओके, एक्सपेरिमेंट,
में, ओके, क्योंकि बिना एक्सपेरिमेंट के आप साइंस को प्रूफ नहीं कर सकते, ओके। और दूसरा होता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब था परीक्षण, या इसको बोल सकते हो टेस्ट, ओके। तो थोड़ा ध्यान से समझो कि जब भी कोई नया नया एक्सपेरिमेंट्स होता है ना, तो एक्सपेरिमेंट्स होने के बाद उसका टेस्ट भी होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि बिना टेस्ट हुए कैसे आप किसी चीज को मार्केट में लेके आओगे। टेस्ट करने के बाद ही उसे मार्केट में उतारा जाता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल क्या है कि जब ये दोनों चीज हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों को एक चीज मिलता है, दैट इज प्रिंसिपल, ओके। अब ये प्रिंसिपल क्या है? सिद्धांत जिसको बोलते हैं, सिद्धांत, ओके। तो अबे आप लोगों ने अगर फिजिक्स पढ़ा होगा या फिर बहुत सारा ऐसा चीज पढ़ा होगा, तो वहां पे सिद्धांत दिया जाता है। तो सिद्धांत या फिर प्रिंसिपल कैसे आता है? बिना एक्सपेरिमेंट्स या टेस्टिंग के नहीं होता है। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट में, कोई भी चीज को उतारने में, कोई भी चीज नया चीज लाने में एक्सपेरिमेंट और इंस्पेक्शन का बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात समझना क्या है कि जब भी आप कोई भी चीज का इंस्पेक्शन यानी कि जब आप टेस्ट करते हो, तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है कि आपको क्या टेस्ट करना है और क्या इग्नोर करना है, ओके। वो भी ध्यान रखना है कि आपको किस चीज को देखना है और किस चीज को इग्नोर करना है, ओके। और जब ऐसा हो जाएगा तो आपको तीन चीजों के बारे में सोचना है, और वो है आपका कब, क्यों और कैसे। क्योंकि साइंस में ये तीनों चीज बहुत जरूरी है। टेस्ट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपके मन में सवाल आएगा कब, क्यों और कैसे। ये सब साइंस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आज पहला क्लास है, तो ये सब के बारे में भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपको डायरेक्ट चैप्टर पे आ जाए, यार क्या बात हो गया, ये तो वो कोई बात नहीं होगी, डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर दे। मैं आपको प्रॉपर वेल्ड तरीका से मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा, ताकि आपको फील आए, थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगे, ओके। तो आपको कब, क्यों और कैसे भी वहां पे ध्यान रखना है कि आखिर ये हुआ तो क्यों हुआ, लाइट जल रहा है तो क्यों जल रहा है, ओके। इसमें क्या क्या होगा तब लाइट जलेगा, कब होगा तब लाइट जलेगा, बात समझ रहे हो ना। तो बहुत सारा चीज है जो कि आपको समझना है, ओके। तो ये तो हो गया कुछ साइंस के बारे में। अब बात कर लेते हैं आगे कुछ। अब हम लोग जो बात करेंगे वो है जीव विज्ञान, जीवन का विज्ञान। अगर इस इंग्लिश में बोले तो बायोलॉजी, द साइंस ऑफ लाइफ। क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं आपको, तो बायोलॉजी का ज्ञान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ओके। तो यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए है। इंग्लिश हिंदी जो मीडियम में है बच्चे, दोनों के लिए है, क्योंकि दोनों का ध्यान रखना है। क्योंकि अगर मैं केवल इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो हिंदी वाले कहाँ जाएंगे, है ना। तो जीव विज्ञान, जीवन का विज्ञान, मतलब कि बायोलॉजी, द साइंस ऑफ लाइफ। अब सवाल है कि जनरली बायोलॉजी क्या होता है? स्टडी अबाउट द लाइफ। बायोलॉजी मतलब क्या होता है? बायोलॉजी, बायोलॉजी मतलब होता है स्टडी अबाउट लाइफ, इज कॉल्ड बायोलॉजी, ओके। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है कि जब भी आप किसी भी चीज बायोलॉजी में अगर बहुत बड़े पैमाने पर अध्ययन करते हैं, अगर आप बायोलॉजी में जीवों को बहुत ही बड़े पैमाने पर अध्ययन करते हैं, तो उस चीज को बोला जाता है लाइफ साइंस। लाइफ साइंस, ये बात याद रखना होगा। अगर आप बायोलॉजी को बहुत बड़े पैमाने पर अध्ययन कर रहे हैं, तो उस चीज को क्या बोलते हैं? लाइफ साइंस। और ये लाइफ साइंस और कुछ नहीं, बायोलॉजी का ही एक रूपांतरित, एक मॉडिफाइड नेम है लाइफ साइंस, ओके। तो आजकल जो है ना, बड़े पैमाने पर जो बायोलॉजी का यूज हो रहा है, दैट इज द लाइफ साइंस कहलाता है, ओके। लेकिन जनरली आपको भी पता है कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। ये बात आपको भली भांति पता है। बात समझ में आया कि अगर बड़े पैमाने पर होगा तो लाइफ साइंस कहलाएगा, और अगर बायोलॉजी का नॉर्मली बायोलॉजी का बात करते हैं तो दैट इज द स्टडी अबाउट लाइफ। जीवन के बारे में अध्ययन करना या जीवों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है, ओके। लेकिन यहाँ पे ये बात अधूरा है। अधूरा कैसे है? क्योंकि अगर आपको बायोलॉजी पढ़ना है या फिर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो बायोलॉजी के साथ साथ आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी कि भौतिकी और रसायन का भी नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर ये दोनों का नॉलेज नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इसके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन है।
एक्चुअली हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, या फिर किसी भी व्यक्ति का या फिर किसी भी एनिमल्स का जो बॉडी है, उसमें तीनों चीज अवेलेबल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ओके, जैसे एक सिंपल सी बात करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर पीएच का नाम सुने होंगे, तो उसमें एसिड और बेस, अम्ल और क्षार मिलकर हमारे बॉडी के पीएच को कंट्रोल करता है। ओके, अगर अम्ल और क्षार यानी कि एसिड बेस नहीं हो तो हमारा बॉडी का पीएच कंट्रोल नहीं होगा, और ये किसके अंतर्गत आता है? केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ओके, अगर मैं बात करता हूँ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चीजें, तो हमारा पूरा का पूरा बॉडी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कंपाउंड से बना हुआ है, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कहाँ पढ़ना है? आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो आपको इन चीजों के बारे में नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। बायोलॉजी के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री का नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, तो बायोलॉजी तो पढ़ना ही है, साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ना है। इतना बात आपको समझ में आया? ये जो मैंने ये कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखो ये कोई सिलेबस में पूछने वाला नहीं है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आपको होना चाहिए, क्योंकि आप एक बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो। ओके, तो अगर मेरी बात आपको अच्छी लग रही है, सहमत हो आप, तो कमेंट करके जरूर बताना कि सर यू आर राइट। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों के बारे में जानते हैं। अब सवाल है कि बायोलॉजी में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, इसीलिए एक टॉपिक को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर हमारे जीवन में अपवाद क्यों है इतना। देखो, हेडिंग है जीव विज्ञान अपवादों का विज्ञान, बायोलॉजी अ साइंस ऑफ एक्सेप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी व्यक्ति है, जो भी जीव है, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंसेस डेवलप होते हैं, और उस डिफरेंसेस के कारण जो है हमारे बीच ना कुछ विभिन्नताएं भी, कुछ असमानताएं उत्पन्न हो जाती है, कुछ अलग चीज उत्पन्न हो जाता है, और वही कहलाता है क्या? एक्सेप्शन। तो वो अलग चीज आखिर है क्या, उस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आखिर हमारे बीच एक्सेप्शन क्यों आया, कैसे आया, और आखिर ये एक्सेप्शन है तो क्या है, वो चीज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं एक पॉइंट आपको बताऊंगा, बस आपको अगर नोट करना है तो आप अपने आपके पास माइंड होगा, आप लिख सकते हो कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ओके, सबसे पहली बात, एक्सेप्शन क्या है थोड़ा समझना। देखो, हम लोग मैमल्स हैं, मैमल्स मतलब स्तनधारी, जो बच्चे को जन्म देता है उसी को बोलते हैं मैमल्स या फिर स्तनधारी। ओके, और जनरली ह्यूमन बीइंग के बीच में, मैमल्स के बीच में, मैमल्स का जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल होता है ना, उसके बीच न्यूक्लियस या फिर केंद्रक नहीं पाया जाता है। जितने भी मैमल्स होते हैं उनके आरबीसी, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका में अंदर में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊंट, नाम सुने हो ऊंट का? कैमल। ओके, तो ऊंट और लामा, ये दो जानवर हैं, ऊंट और लामा, इनके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। देखो, एक्सेप्शन, अपवाद हो गया। ऊंट और लामा ये दोनों क्या है? मैमल्स है, स्तनधारी है, लेकिन इनके जो आरबीसी रेड ब्लड सेल है उसमें न्यूक्लियस है, लेकिन हम लोगों में नहीं है। दिस इज एक्सेप्शन। आपने नाम सुना होगा जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए का। ओके, और आपको पता होगा कि जितने भी जीव हैं उनका आनुवंशिक गुण जो होता है वो डीएनए होता है। जो आनुवंशिक गुण होता है वो डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट वायरस है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वायरस है ये टीएमवी। ओके, ये बहुत ही ज्यादा व्यापक रूप में आपको पढ़ना, ये एग्जांपल तो भारा मिलेगा बायोलॉजी में आपको। ओके, टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस, इसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होकर आरएनए है। एक्सेप्शन हो गया, बात समझ रहे हो ना? तो अगला एक्सेप्शन का मैं बात करूं, देयर आर लॉट ऑफ एक्सेप्शन, बहुत सारे एक्सेप्शन है। वो सभी एक्सेप्शन के बारे में, कुछ 10 एक्सेप्शन के बारे में मैं आपको बताता हूं, उसके बाद छोड़ेंगे, देखेंगे क्या होगा नहीं होगा। अब बात कर लो कीवी का, ऑस्ट्रिच का, ये सब पक्षी हैं, जनरली वर्ड में गिनती होते हैं कीवी और ऑस्ट्रिच का, लेकिन ये उड़ते नहीं हैं। सोचो, ये वर्ड हैं, पक्षी हैं, पक्षी में इन्हें कंसिडर किया जाता है, लेकिन उड़ते नहीं है। दिस इज एक्सेप्शन। ओके, देखो जनरली हमारे बॉडी का जो हार्ट है, हार्ट बोले तो दिल, ओके, इसमें 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर प्रेजेंट इन आवर हार्ट, और हम लोग मैमल्स हैं। ओके, लेकिन रेप्टाइल्स जो होते हैं ना, जो पानी में रहते हैं, जैसे कि आपका हो गया मगरमच्छ, ओके, और एलिगेटर, तो ये जो एलिगेटर और मगरमच्छ है ये मैमल्स नहीं हैं, लेकिन इनमें भी हार्ट का 4 चैम्बर होता है। एक्सेप्शन।
समझ रहे हो बात को? हम लोग तो मैमल्स हैं, हम लोग में 4 चैम्बर होना लाजमी है, लेकिन जो मैमल्स नहीं है, जो रेप्टाइल्स है, जो पानी में रहता है, एलिगेटर और मगरमच्छ, इसमें भी जो है ना कॉकरोच जिसको क्रोकोडाइल जिसको बोलते हैं, इसमें भी 4 चैम्बर है हार्ट का। सोचो क्या बात है। फिश, मछली का नाम सुना होगा आपने। एक्चुअली मछली जो है वो गिल्स से अपना रिस्पायरेशन श्वसन सांस लेती है, जो भी ऑक्सीजन लेना रहता है गिल्स से लेती है। लेकिन एक फिश है जिसका नाम है लंग्स फिश। इस लंग्स फिश में ना मानव जैसा, ह्यूमन बीइंग जैसा, मैमल जैसा एल्वियोलर सैक पाया जाता है, ओके, जिसमें गैस आते ऑक्सीजन CO2 एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, जो कि मछली में जनरल नहीं होता है, और दूसरी मछली लंग्स फिश में होता है ऐसा, ह्यूमन के जैसा। एक्सेप्शन है कुस्कुट्टा, नाम सुने हो कुस्कुट्टा? अरे यार बहुत बार देखे होगे, बबूल के पेड़ पे देखो दिख रहा है बगल में पिल्ला 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 पूरा फैला रहता है, दैट इज अ कुस्कुट्टा, ओके, जिसको हिंदी में अमरबेल कहते हैं। अमरबेल नाम सुना होगा आपने, ओके। एक्चुअली इसे हम लोग स्टेम पैरासाइट बोलते हैं। स्टेम पैरासाइट इसलिए कि ये पूरा का पूरा पेड़ के तना पे फैल जाता है, ओके, और सारे के सारे पेड़ के तना से ये न्यूट्रिशन पोषण को अवशोषित करता है, और जिस पेड़ पर ये रहता है उस पेड़ को ये नष्ट कर देता है, सारा पोषण को एब्जॉर्ब करके, चूस करके उसको, ओके। लेकिन यहाँ पे सवाल क्या है कि इस कुस्कुट्टा को द्विबीजपत्री यानी कि डाइकोटिलिडनस ग्रुप में रखा गया है, ओके, जहां जबकि इसमें कोई बीज पाया नहीं जाता, कोई सीड पाया नहीं जाता, कोई किसी प्रकार का कोई कोटिलिडनस नहीं होता है। एक्सेप्शन है। आपने डकबिल का नाम सुना होगा, डकबिल। ये डकबिल क्या है? ये ह्यूमन बींग्स में आते हैं, मानव सॉरी मैमल्स में आते हैं, मैमल्स में से कंसीडर किया जाता है। लेकिन मैमल्स उसे कहते हैं जो बच्चे को जन्म देता है, ओके, जिसका बाहरी कान होता है और जिसके बॉडी पे हेयर होते हैं, बाल होते हैं, वो मैमल्स के अंदर कंसीडर होता है। लेकिन ये डकबिल जो है वो मैमल्स होते हुए भी अंडा देता है, एग लेइंग होता है। सोचो, एक्सेप्शन है। और लास्ट एक्सेप्शन बहुत ही मजेदार है। जैसे मैमल्स, देखो आपने रीढ़ का हड्डी का नाम सुना होगा, हमारा जो रीढ़ का हड्डी है उसमें जनरली सर्वाइकल हड्डी जो है ना वो 7 होता है। सर्वाइकल, ये जो ऊपर से जो ये हड्डी आता है इसको हम लोग सर्वाइकल बोलते हैं। रीढ़ का हड्डी जो है 7 की संख्या में होती है, 7 की संख्या में होती है, ओके। मैमल्स में जनरली हम लोग में 7 होते हैं। लेकिन अगर सी काउ का बात करें, और स्लॉथ एक जानवर है, आपको दिख रहा होगा सी काउ और स्लॉथ। सी काउ में ये जो है वो 6 होता है और स्लॉथ में ये 9 होता है। लेकिन हम लोग में कितना था? 7 होता है। सोचो, एक्सेप्शन है। सी काउ में 6 है, कम गया, और स्लॉथ में बढ़ गया, 9 हो गया। दीज आर द एक्सेप्शन ऑफ द बायोलॉजी। इसीलिए कहा जाता है बायोलॉजी पूरा अपवाद भरा पड़ा है बायोलॉजी में। बात समझे? तो कोई नहीं, जहां भी आपको कोई भी टॉपिक में अपवाद आएगा बता दिया जाएगा कि यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन है, कौन क्या है कि नहीं है, सब ओके। तो आई थिंक ये चीजें आपको जानकर अच्छा लग रहा होगा, मजे आ रहे होंगे, क्योंकि होता है जनरली अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो ये सब जानना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आज का इंट्रोडक्शन, आज मैं कोई सिलेबस शुरू करने वाला नहीं हूँ, याद रखना। आज बस इंट्रोडक्शन चलेगा, बस पढ़ते रहो, जानते रहो नया नया चीज, और हो सके तो आप लिखते भी रहना चीजों को, ओके। अब यहाँ पे सवाल है कि बायोलॉजी, देखो ये सब मैं मिटा देता हूँ, ओके। जीव विज्ञान अपवादों का विज्ञान तो है ही, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जो बायोलॉजी आता है, ओके, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, ओके। और बायोलॉजी को जनरली 2 शब्द में बांट दिया गया है, बायोस प्लस लोगोस, ओके। और ये बायोलॉजी शब्द जो है वो 1802 ईस्वी में दिया गया था। ये बायोलॉजी जो टर्म है, कितना में दिया गया था? 1802 ईस्वी में दिया गया था। और इस बायोलॉजी टर्म को देने वाले 2 व्यक्ति थे। पहला का नाम था लेमार्क और दूसरा का नाम था ट्रेविरेंस, ओके। तो लेमार्क और ट्रेविरेंस 2 व्यक्ति थे जिन्होंने 1802 ईस्वी में बायोलॉजी सबसे पहले हम लोगों के सामने रखा, बायोलॉजी शब्द, और आज हम लोग उसी को बायोलॉजी बोलते हैं, ओके। अब यहाँ पे सवाल है कि बायोलॉजी को जनरली 2 भागों में, देखो इस बायोस मतलब होता है क्या? लाइफ, ओके, और लोगोस मतलब होता है स्टडी, मतलब लाइफ के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है, ओके। लेकिन इस बायोलॉजी को हम लोगों ने 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया है, दैट इज बॉटनी एंड दूसरा क्या है? ज़ूलॉजी, ओके। बॉटनी एंड ज़ूलॉजी, ये 2 कैटेगरी है।
अब मैं बात करता हूँ बॉटनी का और जूलॉजी का। तो बॉटनी में हम लोग पूरा का पूरा प्लांट्स के बारे में अध्ययन करेंगे, स्टडी अबाउट द प्लांट्स। ओके, यहाँ पे लिख भी सकते हो स्टडी अबाउट प्लांट, और यहाँ पे क्या लिखना है, स्टडी अबाउट एनिमल्स। ओके, हम लोग जूलॉजी में कंप्लीटली किसके बारे में बात करेंगे, एनिमल्स के बारे में, और बॉटनी में हम लोग बात करेंगे केवल और केवल प्लांट्स के बारे में। ओके, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स में भी बहुत सारे चैप्टर है, भर भर के चैप्टर है बायोलॉजी में, और एनिमल्स में बहुत सारे भर भर के चैप्टर्स हैं। ओके, सबसे पहला ही चैप्टर आपको मिल जाएगा डायवर्सिटी इन द एनिमल्स। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकिन बहुत ही बोरिंग चैप्टर है, लेकिन मैं आपको इजी करके पढ़ाऊंगा, बहुत ही आसान तरीका से आपको पढ़ाऊंगा। ओके, मंत्र दूंगा, मंत्र याद कर लेना, सारा का सारा क्वेश्चन ऐसे चुटकी में बन जाएगा। ओके, अब सवाल है कि बायोलॉजी के पापा कौन है। ओके, तो बायोलॉजी के जो पापा हैं, पिताजी हैं, फादर ऑफ जो बायोलॉजी है वो है अरस्तु, अरिस्टोटल, नाम सुना होगा आपने। ओके, तो ये जो फादर जो है वो कौन है, अरिस्टोटल है। ओके, याद रखना है, बायोलॉजी के पिताजी कौन है, अरिस्टोटल है। और जनरली जूलॉजी के पिता भी जो है वो कौन है, अरिस्टोटल ही है। मतलब अरस्तु जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों का पापा है अरस्तु। हुआ क्या है, थोड़ा अरस्तु के बारे में बताता हूँ। अरस्तु एक बहुत ही महान व्यक्ति थे, बहुत ही महान व्यक्ति थे, जिन्होंने अपना लगभग 90% टॉपिक्स साइंस पे कवर किया है। 90% जितना भी अध्ययन है, जितना भी हम लोगों को दिया है अरस्तु साहब ने, वो 90% साइंस पे है, और उसमें सबसे ज्यादा जो है वो किस पर है, बायोलॉजी पर है। ये अरस्तु साहब किए थे। ओके, अरस्तु साहब को एनिमल से बहुत ज्यादा प्यार था, इसलिए एनिमल्स को ज्यादा से ज्यादा स्टडी करते थे, शोध करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। इसलिए अरस्तु साहब को क्या बोल दिया गया, फादर ऑफ बायोलॉजी। ओके, और एनिमल्स पर ज्यादा प्यार था उनको, तो क्या बोल दिया गया, फादर ऑफ जूलॉजी। बात समझे। अब आ जाइए इधर बॉटनी पे। तो बॉटनी के पापा जो हैं वो है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस याद रखना, थियोफ्रास्टस जो है वो बॉटनी के पिताजी हैं, फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रास्टस। ओके, और इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने इतना बुक लिखा है प्लांट्स पे कि मत कहो, बहुत सारा प्लांट्स पे बुक लिखा है। ओके, तो ये कुछ फादर का नाम हुआ। बायोलॉजी टर्म किसने दिया, 1802 ईस्वी में लेमार्क और ट्रेवेरेंस ने दिया था। अरिस्टोटल जो है वो बायोलॉजी के पिताजी हैं और जूलॉजी के पिताजी हैं। थियोफ्रास्टस जो है वो बॉटनी के पापा हैं। बॉटनी मतलब हम लोग स्टडी अबाउट द प्लांट्स पढ़ेंगे, जूलॉजी मतलब स्टडी अबाउट द एनिमल्स पढ़ेंगे, बायो मतलब बायोस प्लस लोगोस, बायोस मतलब होता है लाइफ और लोगोस मतलब होता है स्टडी, स्टडी अबाउट द लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ओके, तो ये सब चीजें जो है वो आपको थोड़ा थोड़ा याद रखनी है, बाकी कुछ याद नहीं रखना, फलना ढकना चीज है ना। तो ये लेक्चर जो है था बस इंट्रोडक्शन था और कुछ नहीं था नॉर्मल बायोलॉजी के बारे में। क्लास 11 के लिए पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन से भरपूर। ओके, अगला लेक्चर से मैं बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगा, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग बीइंग, या फिर जो भी चैप्टर है एनसीईआरटी का पहला। एनसीईआरटी जरूर रखना है। हाँ, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बुक्स के बारे में बता रखा है कि आपको कौन कौन से बुक्स लेना है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, सारा का सारा बुक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं, जिसको आई बटन में मैंने दे रखा है। ओके, तो अगर आपको अच्छा से पढ़ना है, बेहतरीन तरीका से पढ़ना है, तो आपको बुक तो लेना पड़ेगा और मन लगा के ध्यानपूर्वक पढ़ते रहो, है ना। अभी अगर लॉकडाउन चल रहा है तो बुक लेना कोई जरूरी नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी से पढ़ो। मैं क्वेश्चन भी आपको देते जाऊंगा। ओके, उसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना होगा, आपको ईमेल आईडी सेंड कर देना होगा। ईमेल आईडी से मैं सारा का सारा आपको क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्म में आपको सेंड कर दूंगा। ओके, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ आपके लिए। बस आपको पढ़ना है, पढ़ते रहना है और पढ़ते ही जाना है और कुछ न कुछ बन के दिखाना है। तो चलिए आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, पढ़ते रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल था। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।